ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बजट में रोजगार मौके अपार क्या खुले हैं, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर नटराजन, अब इसके दो पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे, पहला जो स्कीम ABC जिसमें 1 मंथ वेज फॉर फ्रेशर्स, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग और सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स। अब ये आपने बूस्ट किया एम्प्लॉयमेंट को, कोशिश करी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, उसको इंसेंटिवाइज किया। लेकिन जो स्किलिंग का और एम्प्लॉयबिलिटी का है, वहां पर जोड़कर देखा जा रहा है जो इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और कुछ सोशल जस्टिस में के साथ साथ अलग से जो बात कही गई है इंटर्नशिप्स की, वो भी टॉप 500 इंस्टीट्यूशंस में, वहां पर भी थोड़े इंसेंटिव्स की बात की गई है और 1 करोड़ इस तरह के लोगों को बेनिफिट देने की बात की गई है अगले 5 साल में। क्या ये एड्रेस करती है सर हमारी जो मौजूदा स्किल डिमांड है और जो पेन पॉइंट है? देखिए, दो तीन बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी हम लोग पिछले 10 साल में कम से कम 30 लोग व्यक्तियों को ट्रेन करके प्लेस कर चुके हैं हमारी 3 कंपनीज में, ग्लोबल टैलेंट ट्रैक, 5F वर्ल्ड और लाइट हाउस कम्युनिटीज। और हम ये 85% से अधिक सर्विसेज जॉब्स में गए क्योंकि उनको मैन्युफैक्चरिंग अट्रैक्टिव नहीं लगा। तो आप किसी को धक्का दे के ऐसा सेक्टर में ना फोर्स नहीं कर सकेंगे जो हम नहीं चाहते। तो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को भी अट्रैक्टिव बनानी होगी। ये PLI के जरिए माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग जो नए नए आ रहे हैं, उसको पहले हमें मोटिवेट करनी चाहिए कि वहां भी देखिए। दूसरा, आपको ये तो मालूम ही होगा कि मैन्युफैक्चरिंग में फॉर्मल जॉब्स की बहुत कमी है, क्योंकि काफी लोग लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू लोग को लेते हैं, क्योंकि वो लेबर लॉस का प्रॉब्लम है, लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम है, काफी कुछ प्रॉब्लम्स है। तो ये पहले रैशनलाइज करनी चाहिए कि कहाँ हमारी नौकरियां मिलेंगी, आएंगी, कहाँ से लोग एंटरप्रेन्योर बन सकेंगे, किस सेक्टर्स में। अगर वो आपने तय कर लिया तो आप ये देख सकेंगे कि फॉर्मल जॉब्स कितने होंगे, नॉन फॉर्मल जॉब्स कितने होंगे। नॉन फॉर्मल में जरूर है कि सोशल सिक्योरिटी इतना नहीं है, मगर जो कंपनी चलाते हैं उनको ये जरूर साबित करना पड़ेगा कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी उनको PF वगैरह अच्छा बेनिफिट देते हैं, वो भी देखना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी का जो गैप है वो कभी जाने वाला नहीं है, क्योंकि जो स्किल्स में इतने रफ्तार से बदलते हैं कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कॉलेज उनको लेटेस्ट स्किल्स नहीं पढ़ाए। तो स्किलिंग इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, जो एस्पिरेशन या एजेंसी देती हैं और कंटेम्प्रेरी या रेलेवेंट स्किल्स पढ़ाती हैं, उनकी बहुत जरूरी है। तो वो अगर मिडिल में रखें, उनको अच्छी तरह से सपोर्ट करें विद गवर्नमेंट सपोर्ट एंड CSR फंड्स, और आगे बढ़ते हुए अच्छी तरह के जॉब्स जो आप प्रोपोगेट कर सकते हैं कि बच्चों को बोले कि ऐसे जॉब्स फ्यूचर में भी रहेंगे, AI के जरिए खत्म नहीं हो जाएंगे। तो ये एक मिशनरी जील से करनी पड़ेगी हमें। डॉक्टर नटराजन, आपने इंपॉर्टेंट बात बोली सर, सॉरी टू इंटरप्ट, बहुत संक्षेप में ही समझना चाहूंगा कि हायर इंस्टीट्यूशंस में जो आपने बिल्कुल सही कहा, जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, जॉब की डिमांड्स चेंज हो जाती हैं, उतनी तेजी से हमारे करिकुलम चेंज नहीं हो पाते, और अगर चेंज हो भी गए तो फिर हमें उस तरह के टीचर्स नहीं मिल पाते। तो यहां पर क्या करना होगा सर, कोई सॉल्यूशन है? मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का ये जरूरत नहीं है कि वो हर एक 6 महीने में करिकुलम बदली करें। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो तो उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस प्रिंसिपल्स पढ़ानी चाहिए। ये नहीं कि ऑरेकल का किसी वर्जन नंबर को पढ़ाए। उसी के लिए स्किल्स इंस्टीट्यूशंस होती है। जैसे पहले भी कर चुके थे एप्टेक, NIT में, तो वही सप्लीमेंट करती हैं एजुकेशन को। एजुकेशन इज बेसिक फंडामेंटल्स और स्किल्स जो आज और कल में नौकरी के लिए जरूरी होगा। और अगर इसको हम ठीक से अगर सोच के स्किल्स प्रोग्राम डिजाइन करें तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कहा था, ये जो इंटर्नशिप, NAP स्कीम, जो अप्रेंटिसशिप स्कीम है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें लोगों को एक्सपीरियंस मिलता है कि किस तरह के काम हम करना चाहते हैं। तो अगर अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप करें जो उसमें फंडिंग मिल जाए, उसके बाद आप अपने पूरे होशो और हिसाब से एक ऐसी नौकरी ढूंढे जिसमें आपको दिलचस्पी है, तो ये प्रॉब्लम हल हो सकता है। मैं पूरा ऑप्टिमिस्ट हूं कि ये हो सकता है, और विकसित भारत के लिए ये जरूरी है कि हमें सभी युवा युवतियों को ये जुट के काम करना चाहिए कि किस तरह से अच्छे सेक्टर्स में काम। ऑलराइट सर, चिनॉय सर, आपका लास्ट कमेंट संक्षेप में सर, कोई चीज ऐसी? यस सर। देखिए, ये देखिए, जो इंटर्नशिप है ना, वो बड़ी अच्छी स्कीम है, क्योंकि एक तो वहां पे 21 to 24 एज ग्रुप है, ठीक है। अच्छा। दूसरा जो है, कैंडिडेट IIT, IIM या CA या CMA नहीं होना चाहिए।
तीसरा है एनी मेंबर ऑफ द फैमिली शुड नॉट बी पेइंग इनकम टैक्स, एंड द लास्ट थिंग इज एनी मेंबर इफ इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट दे विल नॉट बी एलिजिबल। तो ये जो एक फोकस ग्रुप है, इन लोगों को कॉर्पोरेट इंडिया में कहीं अवसर नहीं मिलता था, और ये लोग क्या करते थे, अपने जो प्राइम यूथ है 21 से 24 साल तक, वो एंट्रेंस एग्जाम की कोशिश करते थे और वो घर में बैठे रहते थे, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते थे। तो एक तरीका इस एज ग्रुप को वर्क एक्सपीरियंस देने का, और उनको 2 साल अगर वर्क एक्सपीरियंस हो गया इन बड़े 500 कंपनीज में, तो इनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी और उनको वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा, और उनको आगे जा करके वो 2 साल में तो सीखेंगे ही, स्किल जॉब में ऑन द जॉब सीखेंगे, और उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। राइट ये सर, एक इसको समझने की जरूरत है, और ये बहुत ही फोकस स्कीम है, बहुत सोच समझ के किया गया। एब्सोल्युटली सर। यानी कि 21 टू 24 के जो एलिजिबल यूथ हैं उनके लिए तो ये काम की होगी। दूसरी तरफ सोचिए जो इंडस्ट्री जूझ रही है स्किल्ड वर्कफोर्स के कारण, शायद उनको भी एक सपोर्ट मिले इससे। तो विन विन सिचुएशन इसे जरूर कहा जाएगा। लेकिन लास्ट में हम तो यही कहेंगे, नजरिया बहुत अच्छा है, स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा इस पर संशय भी है, और हमें देखना होगा। इसके लिए थोड़ा वेट भी हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बाला सुब्रमण्यम, हमें ज्वाइन किया आपने, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नटराजन, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। चिनॉय सर, थैंक यू सो मच सर। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।